प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 3 आव्यूह में सममित तथा विषम सममित आव्यूह और इनकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। सबसे पहले सममित आव्यूह, जिसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा गया है, को समझेंगे। सममित आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसका परिवर्त आव्यूह स्वयं उस आव्यूह के बराबर होता है। अर्थात सममित आव्यूह में एक वर्ग आव्यूह ए, और यदि इस वर्ग आव्यूह ए का हम परिवर्त आव्यूह निकालें और परिवर्त आव्यूह स्वयं उसी आव्यूह के बराबर मिल जाए तो फिर हम ऐसे आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, मान लीजिए कोई आव्यूह ए जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं 1 2 3, दूसरी पंक्ति 2 3 1 और तीसरी पंक्ति 3 1 2। तो ये हमारा एक आव्यूह दिया है। इसमें अगर देख रहे हैं, इसका यदि हम परिवर्त आव्यूह निकालें ए डैश, तो ए डैश में जानते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाती है 1 2 3। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 3 1 2 3 1 और तीसरी पंक्ति 3 1 2, ये तीसरा स्तंभ बन जाएगी 3 1 2। अब अगर देखें ए और ए डैश, पहली पंक्ति 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, दूसरी पंक्ति 2 3 1, ए डैश में भी 2 3 1, तीसरी पंक्ति 3 1 2, और देख रहे हैं ए डैश में भी, अर्थात यही इक्वल टू ए के मिल जाती है। तो सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसका परिवर्त आव्यूह स्वयं उसी आव्यूह के बराबर है। तो इस प्रकार से सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन है, मतलब एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह स्वयं उसी आव्यूह के बराबर हो, अर्थात कह सकते हैं ए डैश इक्वल टू ए। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आव्यूह बी हमारा दिया है जिसके अवयव इस प्रकार हैं ए एच जी। बी में पहली पंक्ति ए एच जी, दूसरी पंक्ति एच बी एफ और तीसरी पंक्ति जी एफ सी है। तो यदि इसका हम परिवर्त आव्यूह लिखें बी डैश निकालें तो देख रहे हैं बी डैश में पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी ए एच जी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ एच बी एफ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगी जी एफ सी। अब हम बी डैश और बी में तुलना करते हैं। बी की देख रहे हैं पहली पंक्ति ए एच जी, बी डैश में भी ए एच जी और बी एच बी एफ दूसरी पंक्ति है, इसमें भी एच बी एफ दूसरी पंक्ति है और जी एफ सी देख रहे हैं दोनों में तीसरी पंक्ति है। तो इस प्रकार से बी डैश इक्वल टू बी के मिल जाता है। इस प्रकार से ये दिया हुआ आव्यूह बी हमारा सममित आव्यूह कहलाएगा। इस प्रकार से सममित आव्यूह के उदाहरण हैं। और परिभाषा आपने पढ़ा कि ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह स्वयं उस आव्यूह के बराबर हो, तो ऐसे आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। अब हम विषम सममित आव्यूह को परिभाषित करेंगे। अभी तक हमने सममित आव्यूह को परिभाषित किया, सममित आव्यूह। अब हम विषम सममित आव्यूह को परिभाषित करेंगे। विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका अध्ययन करेंगे। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह निकालने पर, अर्थात आव्यूह ए का यदि हम परिवर्त आव्यूह ए डैश निकालें और ये बराबर माइनस ए के मिले, तो ऐसे आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई ऐसा वर्ग आव्यूह हो जिसका परिवर्त आव्यूह हो उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर हो, तो फिर ऐसे आव्यूह को हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। विषम सममित आव्यूह में देखें तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, यदि यहाँ पर हम जे इक्वल टू आई रख दें तो ऐसी स्थिति में ए आई आई इक्वल टू मिल जाएगा माइनस ए आई आई। इस प्रकार से कह सकते हैं 2 ए आई आई
इक्वल टू जीरो, अर्थात ए आई आई इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। अर्थात कह सकते हैं मुख्य विकर्ण के सभी तत्व शून्य होते हैं। तो इस प्रकार से यदि ए एक विषम सममित आव्यूह है तो उसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होंगे, कह सकते हैं। अर्थात विषम सममित आव्यूह में, अर्थात विषम सममित आव्यूह में, विषम सममित आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण से तात्पर्य मुख्य विकर्ण से है, विकर्ण में सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में यदि देखें तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं 0Hg, मान लीजिए कोई आव्यूह ए है जिसके अवयव 0Hg और दूसरी पंक्ति में -H 0F और तीसरी पंक्ति है -G -F 0। इस प्रकार से ये आव्यूह ए दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं मुख्य विकर्ण के सभी तत्व शून्य हैं और यदि हम देख रहे हैं यहाँ से हम ए डैश का मान निकालें, ए डैश बराबर मिल जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0Hg और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -H 0F और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -G -F 0। आप देख रहे हैं इसमें से यदि हम माइनस कॉमन कर लें तो माइनस का सारे अवयवों में गुणा हो जाएगा, जीरो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, -H H हो जाएगा -G H -H 0 और -F से माइनस निकल गया F और इससे माइनस निकालेंगे तो -G -F 0। इस प्रकार से देख रहे हैं 0Hg -H 0F -H 0F -G -F 0। तो A और A डैश देख रहे हैं, A डैश इक्वल टू -A के बराबर मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा उदाहरण एक विषम सममित आव्यूह का उदाहरण है। इस प्रकार से विषम सममित आव्यूह को परिभाषित करते हैं और विषम सममित आव्यूह में देख रहे हैं मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो ये ध्यान देना है यदि कोई विषम सममित आव्यूह है तो उसके लिए निश्चित रूप से मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होंगे। अब हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सममित और विषम सममित आव्यूह पर आधारित पहली थ्योरम है, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह के लिए, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए, किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए A प्लस A डैश एक सममित आव्यूह तथा A माइनस A डैश एक विषम सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। ये पहली थ्योरम है सममित और विषम सममित आव्यूह पर आधारित। इसकी दूसरी थ्योरम है, कह सकते हैं वास्तविक अवयव वाले किसी आव्यूह वर्ग आव्यूह ए के लिए A प्लस A डैश एक सममित आव्यूह होगा और A माइनस A डैश एक विषम सममित आव्यूह। और इसकी दूसरी थ्योरम है, दूसरी थ्योरम में किसी वर्ग आव्यूह को, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा, एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल
आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अगर कोई ए एक वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह ए के लिए हम लिख सकते हैं ए बराबर हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। तो यहाँ पर देख रहे हैं हाफ ए प्लस ए डैश ये हमारा एक सममित आव्यूह होगा और हाफ ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। इस प्रकार से किसी वर्ग आव्यूह ए को हम एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो ये है सममित और विषम सममित आव्यूह पर आधारित दो प्रमुख थ्योरम हैं। अब हम इन पर आधारित प्रश्नों को अगले अंक में पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।